युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। कार्तिकेय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कार्तिकेय सिंह चौहान से हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि ये पुणे सिम्बायोसिस से लॉ की डिग्री ले चुके हैं, वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वकील बनना चाहते हैं। स्टार्टअप के जरिए इन्होंने भोपाल में अपनी फूलों की एक दुकान शुरू की, एक डेयरी भी चलाते हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान ने लोकसभा के दौरान और विधानसभा चुनावों के दौरान और उपचुनाव के दौरान जबरदस्त बीजेपी का प्रचार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आप सुपुत्र हैं, लेकिन कार्तिकेय खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता कहते हैं, देश का युवा नागरिक बताते हैं और देश में बदलाव लाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ कार्तिकेय खूब राजनीति करते हैं, लेकिन कहते हैं कि पद की उन्हें कोई लालसा नहीं। तो कार्तिकेय जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने तो अपनी इमेज, अपनी छवि एक मामा की बनाई, आप कैसे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं राजनीति में? देखिए, हर बेटा चाहता है कि वो अपने पिताजी जितना सफल हो। हर पिता भी यही चाहता है कि उसका बेटा बड़ा नाम करे। जो मैं अपने आप को अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में देखता हूँ, वो ये ज़रूर है कि अपने पिताजी की तरह सक्सेसफुल जन सेवक बनूँ, सफल जनसेवक बनूं, जिसके माध्यम से दुनिया में कुछ ऐसे बदलाव हों, कुछ ऐसे काम हो जो मेरे जाने के बाद भी लोग याद रखें। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि जो ये काम करूं मैं, या आगे जैसी भी मेरी भूमिका हो, ये मेरी खुद की भूमिका हो, ये मेरा खुद का नाम हो, ये मेरी खुद की पहचान से हो। कार्तिकेय, आप ये कहते हैं कि आपको पद की लालसा नहीं है, लेकिन आपकी भूमिका बीजेपी में होगी क्या? देखिए, भूमिका तय करना ये बीजेपी का काम है। और अगर आप देखें तो पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। मेरी उम्र के लोग बीजेपी में एक कार्यकर्ता के रूप में ही एंट्री लेते हैं, कई साल एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे पार्टी के कार्यक्रम में मुझे बुलाया जा रहा है, मंच से संबोधन देने का काम किया जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में ही सब आगे बढ़ते हैं। और ज़रूरी नहीं है, राजनीति एक सेवा का माध्यम है। देखिए, पावर किसी पद में नहीं होती है, पावर व्यक्ति में होती है। और अगर आप उदाहरण के रूप में भी देखें तो महात्मा गांधी जी के पास भी कोई पद नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के पास भी कोई पद नहीं था। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं पड़ी कभी। मैं चाहता हूं कि व्यक्तित्व का इतना निखार करूं कि भले ही आगे कोई पद मिले ना मिले, मेरे व्यक्तित्व से मैं लोगों का काम कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं। कुछ इस प्रकार का मैं राजनीति को अपना करियर मानता हूं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको मध्य प्रदेश में युवाओं को जोड़ने का कोई प्रोजेक्ट दिया गया है? बीजेपी के जिलाध्यक्ष हो या जिले के संगठन हो, वो निश्चित रूप से कई बार कार्यक्रम बनाते हैं। जैसे आदरणीय आकाश जी हमारे विधायक हैं, उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे बुलाकर वो इस लायक समझते हैं कि मैं युवाओं को प्रेरणा दूं। तो हाँ, जहाँ तक प्रेरणा देने का सवाल उठता है, कई बार पार्टी के विधायक, पार्टी के पदाधिकारी कई बार मुझसे संपर्क करते हैं और मैं चूंकि एक कार्यकर्ता हूँ तो उनकी बातों को टालता भी नहीं हूँ। उनके कहने पर मैं जाता हूँ और युवाओं को प्रेरणा देने का काम करता हूँ। कार्तिकेय, इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने युवा कुंभ का आयोजन किया इंदौर में। 7,000 के लगभग युवा वहां पर इकट्ठा हुए। क्या ये कार्यक्रम आपने और आकाश विजयवर्गीय ने किसी योजना के तहत किया? निश्चित रूप से एक उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, जो इस देश की वैचारिक मुख्य धारा है, उससे युवाओं को जोड़ना, युवाओं को ये बताना कि इस देश में अगर प्रगति और विकास चाहिए, इस देश में अगर समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं तक ये संदेश देने में सफल रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें जितने भी युवा आए थे, उनमें से कई युवा ऐसे रहेंगे जो प्रेरणा लेकर जाएंगे और आगे जाकर पार्टी का काम भी करेंगे। कार्तिकेय, आपने इंदौर के इस युवा कुंभ में ये भी कहा कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी क्रांतिकारी हमारे हुए हैं वो सब युवा थे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, या ये क्रांतिकारी वाली बात करके आप क्या संदेश देना चाह रहे थे युवाओं को, इंदौर के या मध्य प्रदेश के? भारत के इतिहास को आप पलट कर देख लीजिए।
भगवान श्री राम ने जब अत्याचारी रावण का वध किया तो वो युवा थे। जब पांडवों ने कौरवों का वध कर धर्म की स्थापना करी तो वह युवा थे। स्वामी विवेकानंद जी युवा थे। आदि गुरु शंकराचार्य केवल 32 साल की आयु थी, लेकिन एक छोटी सी उम्र में उन्होंने पैदल चलकर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने का काम पूरे देश में किया, पूरी दुनिया में किया। रानी लक्ष्मीबाई अभी उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने 23 साल की उम्र में उन्होंने भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कितने युवाओं के मैं उदाहरण दूं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब युवा थे। और आज भी अगर आप देश की हिफाजत कर रहे हैं, अगर आप जवानों की बात करें, वो सब के सब युवा हैं। देश की तरफ एक भी गोली चलती है तो उसको छाती पे खाने वाले पहले युवा होते हैं। युवा सैनिक हमारे वहाँ पर मौजूद हैं। आप अगर 1947 से लेकर 2018 तक आप देखेंगे तो 21 परमवीर चक्र मिले हैं, सबके सब युवा हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था में काम करने वाले ज़्यादातर 24 साल से लेकर मैंने 18 साल से लेकर 32 साल की बहुत यंग जनरेशन। तो निश्चित रूप से देश का इतिहास युवाओं ने रचा है और देश का वर्तमान भी युवाओं के हाथ में है। कार्तिकेय, आप बात करते हैं तो उसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक विषयों पर खूब बात करते हैं, गीता रामायण के उदाहरण देते हैं। तो आपने पढ़ाई की है या ये आपकी एक राजनीतिक तैयारी है? मैं सच बताऊं तो मेरी प्रेरणा, अगर वक्तव्य कला की बात करें तो पिताजी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मेरे प्रेरणा स्रोत हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। बचपन से, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, बचपन से मैं उनको सुनता आया हूँ और जिस प्रकार के विचार वो रखते थे, उनके विचारों ने मुझे प्रेरणा दी कुछ वैसा बनने की। और निश्चित रूप से पिताजी भी एक अच्छे वक्ता हैं और घर में ज़्यादातर जिस प्रकार मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरी हिंदी उनसे बात करते करते बेहतर हुई, तो इसने मुझे काफ़ी मेरी मदद करी। और एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि कभी भी मंच पर जाओ तो कभी भी कोई रटा वटा भाषण नहीं दे सकता। अगर भाषण देना है तो मन से देना पड़ता है वहाँ, और मन से भाषण तभी निकल सकता है जब आप सामने वाले के लिए महसूस करो। सामने वाले अगर युवा है तो उसकी पीड़ा आपको उसकी पीड़ा का एहसास होना चाहिए। अगर सामने वाला बुजुर्ग है तो उसके विषयों का आपको एहसास होना चाहिए। तो चीज़ें अपने आप अंदर से निकलती हैं और इसमें कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कार्तिकेय, इंदौर में ही आपने ये कहा युवाओं को संबोधित करते हुए कि आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे तो आपके जीवन में आपके विचार बदलेंगे। क्या संदेश यहाँ पर युवाओं को दे रहे हैं आप? भारत के इतिहास को आप पलट कर देख लीजिए। भगवान श्री राम ने जब अत्याचारी रावण का वध किया तो वो युवा थे। जब पांडवों ने कौरवों का वध कर धर्म की स्थापना करी तो वह युवा थे। स्वामी विवेकानंद जी युवा थे। आदि गुरु शंकराचार्य केवल 32 साल की आयु थी, लेकिन एक छोटी सी उम्र में उन्होंने पैदल चलकर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने का काम पूरे देश में किया, पूरी दुनिया में किया। रानी लक्ष्मीबाई अभी उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने 23 साल की उम्र में उन्होंने भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कितने युवाओं के मैं उदाहरण दूं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब युवा थे। और आज भी अगर आप देश की हिफाजत कर रहे हैं, अगर आप जवानों की बात करें, वो सब के सब युवा हैं। देश की तरफ एक भी गोली चलती है तो उसको छाती पे खाने वाले पहले युवा होते हैं। युवा सैनिक हमारे वहाँ पर मौजूद हैं। आप अगर 1947 से लेकर 2018 तक आप देखेंगे तो 21 परमवीर चक्र मिले हैं, सबके सब युवा हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था में काम करने वाले ज़्यादातर 24 साल से लेकर मैंने 18 साल से लेकर 32 साल की बहुत यंग जनरेशन। तो निश्चित रूप से देश का इतिहास युवाओं ने रचा है और देश का वर्तमान भी युवाओं के हाथ में है। आध्यात्म से लगाव होना कोई, मैं मानता हूँ ये केवल कोई राजनीति नहीं है। मेरा आध्यात्म से प्रेम है, अपने संस्कृति से जुड़ाव है। इस संस्कृति से जुड़ाव तभी संभव हो पाया जिस प्रकार का वातावरण मेरे घर पे रहता है, वैसी ही सीख मैं लेता हूँ। बचपन से ही पिताजी गीता के संस्करण हमें सुनाया करते थे, गीता के जो अच्छी सीखें हमें दिया करते थे।
तो ये कल्चर तभी से डेवलप हुआ जो, और उसके बाद मुझे पढ़ना पसंद है। आजकल के ज़माने में यूट्यूब और तरह तरह की चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप कई चीज़ें आसानी से बिना पढ़े भी कई चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो मेरे अंदर एक मैंने एक क्यूरियोसिटी है इन सब चीज़ों को जानने की, जिसकी वजह से ये भाषणों में भी मेरा दिखता है। नहीं तो क्या क्या हमारा युवा भटक रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भटकने के यौवन अवस्था में कई चीज़ें होती हैं जो आपको भटकाने का काम कर रही है, और वो केवल एक पीढ़ी की नहीं, वो हम हर पीढ़ी की बात करते हैं। हर पीढ़ी में, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको तय करना पड़ता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर स्वामी विवेकानंद जी को आप पढ़ेंगे तो वो उनका जीवन आपको प्रेरणा देने का काम करेगा, आपको सीख देने का काम करेगा। अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो जीवन किस तरह जीना चाहिए ये सीख आपको मिलेगी। क्या आपके फैसले कैसे होने चाहिए, आपको किस प्रकार का, मैंने छोटी छोटी चीज़ें भगवत गीता की आपको श्रेष्ठ बना सकती है, आपके अंदर के आपकी आत्मा का परमात्मा से विलन करा सकती है। तो ये सब चीज़ें हमें भारतीय संस्कृति से सीखने को मिलती हैं, और मैं मानता हूँ कि अगर भटक रहा कोई युवा है, अगर इन सब चीज़ों का अध्ययन करे तो निश्चित रूप से उसको एक ऐसी दिशा मिलेगी, उसको एक दिशा मिलेगी जो उसके जीवन के काम आएगी। दो बात कार्तिकेय, आपने कहा कि अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं है तो आप गलत दिशा में हैं, लेकिन राजनीति में अगर युवा आता है कार्तिकेय तो वो जोश से भरा रहता है, लेकिन वो जोश को के साथ अपना होश न खोए, इसकी कोशिश आप कैसे करेंगे? देखिए, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 16-17 साल की है। युवा वो है जिसके माथे पर बर्फ, जिसके मुंह में शक्कर, जिसके पैरों में रफ्तार, जिसके सीने में अंगार होती है। जोश अच्छा है, लेकिन जोश जलाने के लिए नहीं होता। जोश होना चाहिए निर्माण के लिए, जोश होना चाहिए समृद्धि के लिए, जोश होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जोश होना चाहिए देश के विकास के लिए। तो मैं मानता हूं कि जोश की ये परिभाषा युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। युवा वो होता है जो समय की धारा बदलने का काम कर देता है। युवा वो होता है जो आपदाओं को अवसर में बदलने का काम करता है। अब आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं जिस प्रकार के कई बार युवा भटक कर जम्मू एंड कश्मीर में भटक कर पत्थरबाजी करने निकल जाते हैं। कुछ लोगों के बहकावे में आके मध्य प्रदेश में भी ऐसी इक्का दुक्की घटना हुई कोरोना काल की शुरुआत में। ये पत्थरबाजी में जो लोग इनको जिस ऐसे कामों की तरफ जो प्रेरित करते हैं, वो मैं मानता हूँ कि भटकना हुआ। वो जोश, हमें उस जोश की हमारे देश को ज़रूरत नहीं है। हमारे देश को जोश की अगर ज़रूरत है तो इस देश को बनाने के लिए ऐसा जोश चाहिए जो इस देश को बनाए। कार्तिकेय, आप मध्य प्रदेश के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे हैं। चांदी का चम्मच लेकर आप पैदा हुए हैं। परेशानियों से आपका पाला नहीं पड़ा है, ये आपके विरोधी साफ तौर पर कहते हैं। मैं अपने आप को एक तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक ऐसे पिता का पुत्र हूं जिसने मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया। लेकिन एक कठिनाई और है, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने वो परिस्थितियां नहीं देखी, वो संघर्ष नहीं देखा जो मेरे पिताजी ने देखा है। मैं मना भी नहीं कर सकता, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता कि मैंने देखा है। लेकिन मेरे अंदर इन सब चीज़ों को देखने की, सीखने की जिज्ञासा और भूख है। मैं चाहता हूँ कि जिस पथ पर वो चले, मैं मानता हूँ कि कई बार एक मुख्यमंत्री का बेटा होने के नाते जिस प्रकार का व्यवहार आपसे लोग करते हैं वो एक साधारण व्यक्ति से नहीं करेंगे। लेकिन मेरी मंशा साफ है, मेरी नीयत नेक है। नहीं, आपकी मंशा तो साफ है, लेकिन यह आरोप तो लगता है ना कि आप पिता के दम पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, पिताजी के दम पर, लेकिन देखिए मैं उनका बेटा हूं, ये मेरा गुनाह तो नहीं है। और एक नेता के बेटे को राजनीति में आने का उतना ही हक है जितना एक आम आदमी के बेटे को है। केवल इस वजह से कि मैं एक नेता का पुत्र हूं, मुझसे ये हक छीन लिया जाए, ये भी सही नहीं है। मैं अपनी संघर्ष करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं। जहां पर, अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, मुख्यमंत्री के 2 हाथ हैं, 2 हाथों से वो पूरा प्रदेश संभालता है। अगर एक बेटा होने के नाते मैंने उनको 4 हाथ दे दिए
उनकी जनता की समस्या, अगर उनके क्षेत्र की मैं बात करूं, उनके क्षेत्र में जा रहा हूं, जनता की समस्या ले रहा हूं और उन तक लेकर आ रहा हूं, इसमें क्या बुराई है? मैं आज एक ट्रेंड लॉयर हूं, मैं लॉ प्रैक्टिस कर सकता हूं, मैं किसी भी क्षेत्र में जा सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर सेवा भाव है, इसमें मेरा क्या दोष है? क्या मुझे लोगों की सेवा करने का अधिकार नहीं है? क्या केवल आम आदमी के? जी नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कार्तिकेय। तो फिर आपको वंशवाद पर बोलने का अधिकार कैसे मिल जाता है? मैं वंशवाद के खिलाफ हूँ। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को कहना चाहता हूँ कि वंशवाद के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन वंशवाद क्या है? आप 18 साल के हुए, एक चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, और जैसे ही 18 साल के 20 साल के हुए, आपको पार्टी ने किसी का चुनाव लड़वा दिया, कहीं से सांसद या एमएलए बना दिया। मैं वैसी राजनीति में विश्वास नहीं रखता। आप जैसे ही थोड़े जवान हुए, थोड़ी सी सीख हुई, आपको उठाकर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जैसे कांग्रेस में होता है। मैं उस वंशवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन अपने दम पर मेहनत करके जनता के बीच जाकर अपने आप को जनता के समीप रखकर अगर मैं काम करूं, तो ये इसको मैं नहीं मानता कि वंशवाद की कोई परिभाषा है। अगर अपनी आइडेंटिटी बनाओ तो वंशवाद करेगा। अगर कल आपको बीजेपी कोई पद देती है तो इसका मतलब आप नहीं लेंगे? मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं काम करूंगा, और पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती है तो वो मैं ज़रूर खुशी से लूंगा, और पार्टी के लिए काम करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। अगर कोई जिम्मेदारी पार्टी देती है तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उस जिम्मेदारी पर खरा उतरूं। और पद की एक खासियत होती है, अगर आपको पद मिलता है तो आप जनता की सेवा करने के और करीब पहुंच जाते हैं, आपको एक माध्यम मिल जाता है। तो पद की एक खासियत है, लेकिन जब तक पद नहीं मिलता। ओके, इसका मतलब यह हुआ कार्तिकेय कि अगर आपको जिम्मेदारी पद के रूप में मिले तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पद के रूप में पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, इस लायक समझा, अपने आप को सिद्ध करने के बाद अगर इस लायक समझा कि मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता हूं, तो क्यों नहीं, मैं अपने आप को साबित करूंगा, जैसा हर व्यक्ति करता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि पीछे पड़ जाऊं कि मुझे दो और सिफारिश करवाऊं कि अब मुझे किसी पद में रखो आप। ऐसा नहीं करना चाहता मैं। अच्छा, ये बताइए, चुनाव लड़ेंगे आप? अक्सर मुझसे ये सवाल सब पूछते हैं, और मेरा उनको उत्तर यही होता है, चुनाव लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव लड़के आप जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं, और प्रतिनिधि बन के आप उनकी सेवा सीधे तौर पे कर पाते हैं। चुनाव लड़ना इस नज़रिए से ज़रूरी है, लेकिन केवल चुनाव लड़ना उद्देश्य होना चाहिए, ये भी मैं नहीं मानता। अभी मेरे पास लंबा करियर है, बहुत लंबा समय है, एक पहचान बनाना मेरे लिए ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, आपने स्वीकार किया कि चुनाव लड़ेंगे। कब लड़ेंगे, कौन सा चुनाव लड़ेंगे? ये मैं तय थोड़ी करूँगा, ये तो पार्टी जब लायक समझेगी तब हम चुनाव लड़ेंगे। ये मैं तय करने वाला कौन होता हूँ कि मैं कब लड़ूंगा? मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं ये वाला चुनाव में मैं हिस्सा लूँगा और इस पद के लिए एमएलए या एमपी, ये पार्टी डिसाइड करेगी। आप वकील बनेंगे कार्तिकेय, या पूरा समय राजनीति में रहेंगे? जैसे जैसे इस क्षेत्र में मैं और घुसता जा रहा हूँ, अपने वकालत के सपने से दूर जाता जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। मन तो बहुत था, जब मैं कॉलेज से निकला तो मैंने 1.5 साल यहाँ पे जिला न्यायालय पे मैं प्रैक्टिस भी करी मैंने, लेकिन जैसे जैसे व्यस्तता इस क्षेत्र में बढ़ती गई, चुनाव आए, तो धीरे धीरे वो वकालत से मैं दूर होता गया। लेकिन मेरा मन ज़रूर है कि एक लॉ फर्म के माध्यम से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा रहूं, और आगे जाकर मैं निश्चित रूप से, अगर वकालत सीधे तौर पे नहीं कर पाया तो लॉ फर्म तो ज़रूर खोलूंगा, जिससे मैं इस क्षेत्र में रहूं। तो इसका मतलब ये है कि हम मान लें कि आपको हम सक्रिय राजनीति में ही देखेंगे? सक्रिय जनसेवा में आप मुझे ज़रूर देखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कार्तिकेय आपने खूब प्रचार किया, संबल योजना कांग्रेस ने बंद की आरोप लगाया। अब कैसे आप मध्य प्रदेश के लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे? देखिए, संबल योजना प्रारंभ कर दी गई, लेकिन संबल योजना जब हमने शुरू करी तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि एक तो 15 महीने की जो सरकार थी उस समय जिनकी मृत्यु हुई, उन लोगों को लाभ नहीं पहुंच पाया। तो ये विषय मैंने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि योजना बंद हो गई तो क्या हुआ, उन लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए जिनकी मृत्यु 15 महीने की कांग्रेस के शासन में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर विचार किया है, और मुझे निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर भी काम करने का प्रयास सरकार करेगी।
और भी बाकी जो योजनाएं बंद थी, सरकार धीरे धीरे उन सबको खोल रही है, सभी योजनाएं चालू हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है, चाहे वो संबल हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो जितनी भी पुरानी हमारी योजनाएं थी, सभी योजना जब चालू होंगी तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकास की ओर अग्रसर होगा। कार्तिकेय, आप युवा हैं, युवा कुंभ इंदौर में करके आए हैं, बहुत बड़ा आयोजन था, सफल आयोजन था, युवाओं से प्रदेश भर में मिलजुल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का युवा परेशान है, उसके पास नौकरी नहीं है, पुलिस भर्ती को लेकर वो परेशान है, वहां पर वैकेंसीज नहीं निकल रही, कैसे मदद करेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें 2020 में आत्मनिर्भर भारत का रास्ता दिखाया और इसी का पालन करते हुए समृद्ध मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाने का काम किया। इस योजना के अंतर्गत हमने ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने का काफ़ी काम किया। इन इंस्टीट्यूट्स में नौजवान जाकर ट्रेनिंग ले पाएंगे, जिस हिसाब की ट्रेनिंग उनको इंडस्ट्रीज़ में चाहिए, उनको अपने रोज़गार में काम आएगी, ये ट्रेनिंग वो ले पाएंगे। साथ ही में जो शिक्षा व्यवस्था हमने बदलने का काम किया है, उसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे युवाओं में देखने को मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था, जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, जो हम आज भी अपने देश में जिसका पालन करते हैं, मैकले शिक्षा पद्धति, उसमें हमारे देश में कभी कोई विद्वान या कोई बहुत ही कम विद्वान निकले हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा की ओर अगर हम बच्चों को प्रेरित करें, तो जब तक वो इस उम्र के होंगे कि वो काम धाम कर सकें, उनको पहले से ही अपने मतलब कुछ प्रकार की ट्रेनिंग रहेगी, जिससे वो अपना कोई व्यवसाय चालू कर पाएंगे। तो मध्य प्रदेश भी इस पर विचार कर रही है कि कैसे 6वीं कक्षा के बाद व्यावसायिक ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए, ताकि जैसे ही वो 12वीं कक्षा पास करें तो व्यवसाय के बारे में भी सोचे और अपनी पढ़ाई के बारे में भी आगे सोचे। इसके साथ साथ पार्टी ने अन्य कदम भी उठाए हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को अब कोरोना काल में हमने देखा कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों के छोटे छोटे बिजनेसेस ठप हो गए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन लोगों को उनको 10,000 का लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ताकि वो अपना उद्योग, अपना बिजनेस वापस शुरू कर सकें, अपना वापस सुचारू रूप से चला सकें, एक किक दे सकें, ताकि अर्थव्यवस्था थोड़ी आगे बढ़े। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, जिसमें मॉरेटोरियम और बाकी सब चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है, उसकी वजह से, उसकी कारण भी मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा प्रभाव अपनी इकोनॉमी में पड़ेगा। देश में एक बड़ा किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, मध्य प्रदेश में किसानों की तमाम समस्याएं हैं, तो किसानों के लिए क्या रोड मैप होगा आपका, विशेषकर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए? देखिए, किसानी को अगर आत्मनिर्भरता अगर हमें कृषि के क्षेत्र में चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है हमें उत्पादन की लागत को कम करना पड़ेगा। वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की लागत को कम करने के लिए जहां एक तरफ सरकार बोनसेस देती है, MSP इंश्योर करती है मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं खरीदी का, पिछले साल गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड, माने दुनिया में कभी इतना गेहूं किसी गवर्नमेंट ने प्रोक्योर नहीं किया होगा। तो उत्पादन की लागत कम करने के लिए MSP इंश्योर करते हैं, खाद बीज की व्यवस्था सही समय पर कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से हम मदद करते हैं, तो इससे उत्पादन की लागत उनकी कम होती है। दूसरा, उनको उत्पादन का हम सही दाम भी देते हैं। मैंने MSP का वर्णन किया, जैसे सही दाम उसको मिले, अगर व्यापारी या मार्केट में प्राइस कम है तो सरकार इंश्योर करे कि उसका MSP पे खरीदा जाए। मध्य प्रदेश की धरती पर होता है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसके किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी फसल की भरपाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और इसके बाद जो प्रोड्यूस मिलता है, इससे हम बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स मध्य प्रदेश में डालें, ये रोड मैप में इंक्लूडेड है। अगर गेहूं जैसे मध्य प्रदेश में जिसकी अच्छी मात्रा होती है, सोयाबीन, इन सब के फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने डाले हैं। विदिशा में अडानी का सोयाबीन प्लांट है। ऐसे मध्य प्रदेश में चारों तरफ कई फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं और आगे डालने की योजनाएं हैं, जिससे कृषि भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएगी। चलते चलते एक दो निजी प्रश्न हो जाएं। आप पिता पुत्र के बीच रिश्ता कैसा है? क्या पिता पर मुख्यमंत्री हावी होते हैं? देखिए, कई बार अब मैं आपको सच बताऊं तो एक 4 बार का मुख्यमंत्री
असाधारण व्यक्ति होता है क्योंकि उसके लिए जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता को ज़्यादा समय देना ये उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसका सम्मान हम भी करते हैं। लेकिन इन सब व्यस्तताओं के बाद भी समय निकालना, हमारे साथ बैठना, अपने सद्विचार रखना, ये उन्होंने ही नेवर फेल्ड टू डू दिस। हमेशा उन्होंने उनके विचारों ने हमें प्रेरणा दी है। जब उन्हें काम करता हुआ देखते हैं, मैं और कुणाल दोनों, तो ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जाने के बाद दुनिया याद रखे। तो मैं मानता हूं कि उनका और हमारा रिश्ता प्रेरणादायक है, प्रेम से भरा हुआ है, आत्मीयता का है और आत्मा का है। अच्छा, ये बताइए कि आपने ज़बरदस्त चुनाव प्रचार किया कार्तिकेय, तो क्या पिताजी खुश हैं आपके प्रचार से, और जो आपकी राजनीति में रुचि है उससे भी खुश हैं वो? निश्चित रूप से वो खुश हैं, लेकिन हर बार वो यही कहते हैं कि अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है। कभी भी वो तो हर पिता ऐसे ही कहता है, हर पिता कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन आई एम श्योर अंदर ही अंदर उनको लगता होगा कि एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ बेहतर कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें इस बात पे गर्व होगा। कार्तिकेय, बहुत युवा हैं अभी आपकी उम्र बहुत कम है और शादी ब्याह के लिए काफ़ी वक्त है आपके पास, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो मम्मी कभी आपको शादी के लिए कहती हैं? ये प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है। ये अब मम्मी के साथ साथ अब सब जर्नलिस्ट भी ये कहने लगे हैं, और मैंने अब इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिता माता तो ठीक है, लेकिन रिश्तेदार दोस्त, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी 26 साल की उम्र बहुत लेट नहीं है और मैं अभी भी थोड़ा समय ले सकता हूँ। और आई थिंक आप भी मुझसे एग्री होंगे कि अभी थोड़ा समय लेकर ही करें तो सही है। हम बिल्कुल सहमत हैं आपसे कार्तिकेय, अभी शादी आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, भाई राजनीति में आएंगे आपके? कभी बात होती है छोटे भाई से? नहीं, कुणाल अपना राजनीति से दूर रहता है, लेकिन ये है कि उसके जीवन का उद्देश्य भी ऐसे ही है कि कुछ देश के लिए ऐसा करे जो देश को फायदा पहुंचाए। वो किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहा है और उस क्षेत्र के माध्यम से वो देश में कुछ बेहतर हो। उसने ज़्यादातर जो डेयरी वेंचर की मैं बात कर रहा हूँ वो उसे कुणाल संभालता है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उसने अपने इस उद्योग के माध्यम से 5,000 किसानों को जोड़कर रखा है, जिनके घर में मतलब सुफोडा माने हमारे डेयरी परिवार की तरफ से जिनके घर में आय जाती है। तो वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। आपके शौक क्या हैं? किताबें पढ़ते हैं, घूमते फिरते हैं, फिल्म देखते हैं? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। आई लव टू ट्रैवल। मुझे अलग अलग प्रकार के कल्चर एक्सपीरियंस करना, अलग अलग जगह जाना मुझे पसंद है। मुझे घूमना अच्छा लगता है। फिल्में देखते हैं आप? थोड़ी बहुत, हालांकि आजकल थोड़ा बॉलीवुड कम हो गया है। आपका फेवरेट हीरो कौन है? आजकल मैं नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखता हूँ, और कुछ अपने देश में हमारे अगर देश के कलाकारों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर उनकी बात करूं तो मुझे टॉम हैंक्स मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। उनकी सारी पिक्चरें मुझे बहुत पसंद है। क्रिस्टोफर नोलन फेमस डायरेक्टर हैं, उनकी मूवीज़ बहुत देखता हूं मैं। वेरी गुड। और हीरोइन? एन हैथवे डेफिनेटली। और अगर हम टीवी शोज़ में बात करें तो कई नॉन कन्वेंशनल हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कोई ऐसे बता नहीं पाऊंगा। चलते चलते ये बता दीजिए कि सिम्बायोसिस को आप कितना मिस करते हैं? वहाँ की कुछ यादें आपकी? हर कोई अपनी कॉलेज लाइफ को मिस करता है, बट यू हैव टू मूव ऑन। एंड अच्छा टाइम था कॉलेज का, बट नाउ इट्स अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। बहुत धन्यवाद कार्तिकेय। राजनीति में आप ज़बरदस्त अपनी धमक दिखा रहे हैं, आपका जोश, आप एक अच्छे वक्ता हैं और राजनीति में आप काम करना चाहते हैं। देश सेवा का भाव आपके अंदर है, और आप जैसे युवा अगर मिलेंगे तो देश के लिए, प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए वो एक बहुत अच्छी बात होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कार्तिकेय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद।